एक बेबस गर्भवती महिला, उम्र करीब 20 साल, पेट में 7 महीने का बच्चा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका पिता कौन है। समाज ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए, कोई भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। तभी एक अनजान लड़का उसके पास आया और उसे अपने घर ले गया। पर जो उस अजनबी ने किया, वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल चुप हो जाएगा। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक पुरानी धीमी चलती हुई सरकारी बस गांव के उस वीरान मोड़ पर आकर रुकी। बस के पिछले पहिए धूल उड़ाते हुए चरमराए और उसके दरवाजे से एक लड़की उतरी, शिवानी। दुबली, कमजोर, उलझे बाल और चेहरे पर महीनों की थकावट। उसकी आंखों में कोई मंजिल नहीं थी, बस थकावट थी। शरीर जैसे अब हर कदम से समझौता कर रहा हो। पैरों में टूटी चप्पलें, पीठ पर एक पुराना बैग और पेट में 7 महीने का बच्चा। बस धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ गई, जैसे जिंदगी पीछे किसी को छोड़कर चली गई हो। शिवानी वहीं खड़ी रही कुछ देर तक। सड़क पर सन्नाटा था। बस एक तरफ एक पुरानी लकड़ी की चाय की दुकान थी, जिसके सामने एक आदमी बैठा था, शांत, गंभीर, एकटक कहीं देखता हुआ। उसका नाम था धीरज। शिवानी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं, ना कोई पहचाना चेहरा, ना कोई बुलाने वाला नाम। जैसे दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो, या शायद उसने दुनिया को। वो कुछ कदम और चली, फिर थक कर सड़क किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके पेट पर हाथ था और आंखें बंद। जिस दुनिया से वो निकली थी, वहां उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी, और जहां पहुंची थी वहां वो किसी के लिए कोई नाम नहीं थी। धीरज ने उस पर नजर डाली। वो उठकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। पास पहुंचकर वो थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, बहन जी, ठीक हैं आप? शिवानी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में ना डर था ना उम्मीद, बस एक थका हुआ मौन था। कहीं जाना है? शिवानी ने ना में सिर हिलाया। धीरज ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसकी आंखें पूछ रही थीं, लेकिन होंठ खामोश थे। थोड़ा पानी पी लीजिए, आप बहुत थकी लगती हैं, उसने इशारे से अपनी चाय की दुकान की ओर बुलाया। शिवानी चुपचाप उठी। उसके हर कदम में एक हार थी और हर सांस में एक बचा खुचा हौसला। दुकान पर पहुंचकर वो एक बेंच पर बैठ गई। धीरज ने पुराने तवे पर रोटी गरम की, थोड़ा बचा हुआ आलू सेंका और एक गिलास पानी के साथ उसके सामने रख दिया। शिवानी ने धीरे धीरे खाना खाया, जैसे बहुत समय बाद किसी ने उसे देखा हो, सिर्फ इंसान की तरह। धीरज अब भी कुछ नहीं पूछ रहा था। खाने के बाद कुछ पल की चुप्पी रही। फिर वो धीरे से बोला, मेरे घर में एक कमरा है, छोटा सा है लेकिन साफ सुथरा, चाहे तो रात वहीं रुक सकती हैं। शिवानी ने उसे देखा, फिर अपने पेट को सहलाया। वहां जीवन धड़क रहा था और उसके लिए कोई छत जरूरी थी। वो जानती थी कोई और सहारा नहीं बचा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद ये पहली बार था जब उसने किसी पर भरोसा किया, बिना जाने कि आगे क्या होगा। पर अब आगे का रास्ता सोचना लग्जरी था, जीना जरूरी था। धीरज ने कोई सवाल नहीं पूछा, और शायद वही उसके सबसे बड़े जवाब थे। शाम अब रात में बदल रही थी, लेकिन शिवानी को पहली बार लगा शायद ये रात डरावनी नहीं होगी। धीरज ने चाय की दुकान की ढलती शाम के साथ दुकान समेटनी शुरू की। लकड़ी के फट्टों को भीतर सरकाया, गिलासों को धोकर उल्टा रखा और बुझते कोयलों को मिट्टी से ढक दिया। शिवानी अब भी चुपचाप बेंच पर बैठी थी, हल्की ठंडी हवा में अपनी शॉल को और कसकर लपेटे हुए। तभी हवा में हल्की फुहारें गिरने लगी। बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं, जैसे आकाश भी उस दिन की थकान धो देना चाहता हो। धीरज ने झटपट अपनी पुरानी छतरी खोली और उसके पास आकर बोला, चलिए, भीगने से पहले निकलते हैं। शिवानी खड़ी हुई। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसका मौन अब डर का नहीं, भरोसे का था। दोनों एक पगडंडी पर चल पड़े। चूने और मिट्टी से बनी वो संकरी गली, जिसके किनारे किनारे उग आए घास बारिश की बूंदों से नहाई हुई चमक रही थी। बस कुछ ही दूर पर एक मिट्टी का घर था, छोटा, एक मंजिला, छप्पर की छत वाला। लेकिन उसमें एक सुकून था, एक आत्मीयता, जैसे वो घर सांस लेता हो, जैसे वहां हर दीवार ने कभी न कभी किसी थके हुए को सहारा दिया हो। धीरज ने लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल बाद एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला, सर पर पल्ला, आंखों में अपनापन, चेहरा साधारण लेकिन आत्मा गहरी। कमला देवी, धीरज की मां। अरे धीरज, इतनी रात? फिर उसकी नजर शिवानी पर पड़ी। धीरज ने धीमे से कहा, मां, ये रास्ते में मिली, अकेली है, पेट में बच्चा है, कोई ठिकाना नहीं। कमला देवी कुछ नहीं बोली, बस एक बार शिवानी की ओर देखा, एक मां का वो नजरिया जो बिना शब्दों के सब समझ लेता है। भीतर आजा बेटी। उनके शब्द सख्त नहीं थे, न सवाल करने वाले, बस अपनापन लिए हुए। शिवानी एक झिझक के साथ भीतर आई। घर में मिट्टी की खुशबू थी। दीवारों पर पुराने काले सफेद फोटो, कोने में जलती ढिबरी और एक चारपाई जिस पर साफ चादर बिछी थी। कमला देवी ने एक थाली में गरम खाना परोसा, रोटी, मूंग की दाल और थोड़ा गुड़।
कुछ नहीं पूछूंगी, उन्होंने कहा, पहले खा ले। शिवानी ने चुपचाप खाना खाया। हर कौर जैसे उसके भीतर जमी हुई ठंड को पिघला रहा था। फिर कमला देवी ने कमरे के कोने में एक बिस्तर बिछाया, पुरानी रजाई और एक तकिया, सादा लेकिन मुलायम। शिवानी बिस्तर पर लेटी तो अचानक उसकी आंखों से 2 बूंदें निकल आईं, न दुख की न डर की, बस राहत की। बहुत महीनों बाद किसी छत के नीचे किसी की चुप्पी में भरोसा था, किसी की थाली में ममता और किसी बिस्तर में सुकून। बारिश बाहर अब भी जारी थी, लेकिन अंदर एक बहुत पुरानी थकान सो चुकी थी। सूरज की किरणें जब मिट्टी की दीवारों पर पड़ी तो वो घर गर्माहट से भर गया। आंगन में कुछ पौधे थे जिनकी पत्तियों पर रात की बारिश की बूंदें अब भी चमक रही थीं, जैसे किसी ने आंसू पोंछे हों, लेकिन निशान अभी बाकी हों। शिवानी ने करवट बदली। महीनों बाद उसे नींद आई थी, वो नींद जिसमें डर न हो, जागने की घबराहट न हो। वो देर तक सोई रही। कमरे के बाहर से हल्की चहल पहल की आवाज आ रही थी। धीरज सुबह तड़के उठकर दुकान चला गया था। जाने से पहले वो शिवानी के लिए नाश्ता बनाकर छोड़ गया, बाजरे की रोटी और गुड़ वाला दूध। शिवानी ने थाली देखी तो एक पल के लिए ठहर गई। कभी कोई उसके लिए यूं बिना शर्त कुछ करता था, ये उसे याद नहीं। वो धीरे धीरे बाहर आई तो कमला देवी चौके में कुछ सब्जी काट रही थीं। शिवानी ने थाली उठाई और कहा, धीरज जी का धन्यवाद कह दीजिएगा, बहुत दिनों बाद कुछ अपने जैसा लगा। कमला देवी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी तू कहां से आई है? कौन है तेरे अपने? ये हाल कैसे हुआ? शिवानी की आंखें झुक गईं, होंठ कांपने लगे। उसका कलेजा जैसे बाहर गिरने को तैयार था। कमला देवी ने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। जो भी है कह दे, कभी कभी कह देने से बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। शिवानी ने रुक रुक कर कहना शुरू किया, शब्दों में टूटी सांसें और आंखों में डूबा अतीत। वो एक छोटा सा गांव था जहां समाज जाति से चलता था और इज्जत चुप रहने में मानी जाती थी। शिवानी के माँ बाप छोटे किसान थे, बहुत ही छोटी जात और बहुत ही गरीब। घर में 5 बहनें थीं, सब शादी के लायक, लेकिन किसी की शादी नहीं हुई क्योंकि दहेज देने लायक कुछ भी नहीं था। शिवानी सबसे छोटी थी, अभी अभी 18 की हुई थी। गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी और वहीं मिली थी अरव से। वो लड़का एक सपने जैसा था, शहर से पढ़ा लिखा, मोटर बाइक पर घूमता, स्टाइल से बात करता। शिवानी को वो सचमुच पसंद था, पर अरव का प्यार सिर्फ एक खेल था। अरव बड़े घर का बेटा था, उसका पिता मंत्री लोगों का खास था। जब शिवानी को पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसने कांपते हुए अरव से कहा। अरव ने पहले तो झूठ में ढांपा, फिर झल्लाया, फिर चिल्लाया, तू पैसे के लिए ये कर रही है? तू जैसी लड़कियां तो बहुत देखी हैं मैंने, दलित घर की औरत हो, औकात में रहो। शिवानी चुप थी, उसकी दुनिया वहीं ढह गई थी। लेकिन जब उसके पेट की हलचल बढ़ने लगी तो वो एक बार अरव के घर पहुंची। सोचा शायद माफी मांगकर, बच्चा दिखाकर कुछ बदल जाए, लेकिन अरव वहां नहीं था। ना कोई उसे बुलाने आया, ना किसी ने दरवाजा खोला, और जब खोला तो सिर्फ गालियां मिली। उसके सास ससुर जैसे दिखने वाले लोग उसे जहर की तरह बाहर फेंक देना चाहते थे। गांव लौटने पर उसे शक की निगाहों से देखा गया। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। पंचायत बैठी, मुखिया ने फैसला दिया, बिना ब्याह के बच्चा। ये गांव की इज्जत पर दाग है, इसे गांव छोड़ना होगा, आज रात तक। शिवानी ने उसी रात अपना बस्ता उठाया और उस गांव की गलियों को हमेशा के लिए छोड़ दिया जिन्हें वो कभी अपनी दुनिया समझती थी। शिवानी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कमला देवी ने बिना कुछ बोले उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ मातृत्व ऐसा होता है जो जन्म नहीं, समझ से आता है। जितने दिन चाहो यहां रहो, उन्होंने कहा। अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। शिवानी ने पहली बार सच में गले से सांस ली। अतीत बहुत भारी था, लेकिन अब कम से कम कोई था जो उसे बांटने को तैयार था। धीरज, शिवानी और कमला देवी अब एक घर में इस तरह रहने लगे थे जैसे कोई पुरानी दरार अब धीरे धीरे भरने लगी हो। हर दिन का सूरज उनके लिए थोड़ा और उजला होता जा रहा था। शिवानी अब थोड़ी मुस्कुराने लगी थी। घर का काम, आंगन की सफाई, कमला देवी की चाय में तुलसी का पत्ता डालना, ये छोटी छोटी चीजें उसे फिर से जीना सिखा रही थी। फिर एक दिन सुबह धीरज के फोन की घंटी बजी। उसकी मासी की आवाज आई, धीरज सुनो, बिट्टो की शादी तय हो गई है। शादी 15 दिन बाद है, जरूर आना और अपनी मां को भी भेज देना। कमला देवी को सुनकर खुशी हुई। वो शादी में जाने को तैयार हो गई। जाते जाते उन्होंने शिवानी से कहा, बेटी मैं 2 दिन रहूंगी वहां, घर तुझ पर छोड़ती हूं, अब ये तेरा भी घर है। शिवानी ने सिर हिलाया। ये जिम्मेदारी उसके लिए बोझ नहीं, एक सम्मान था। कमला देवी के जाते ही घर थोड़ा सूना हो गया। शिवानी ने समय बिताने के लिए पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। आंगन बुहारा, रसोई के बर्तन चमकाए, बिस्तर की चादरें बदली और तुलसी के पौधे में पानी डाला।
उधर धीरज को जब पता चला कि माँ नहीं है और शिवानी घर पर अकेली है तो वो दुकान से थोड़ी जल्दी घर लौट आया। जब वो भीतर आया तो वो कुछ पल ठहर गया। घर चमक रहा था, हर चीज अपने स्थान पर, और सबसे ज्यादा सुंदर थी वो शांति जो एक परिवार की तरह कमरे में बसी थी। तुमने तो पूरा घर संवार दिया, धीरज की आवाज में तारीफ थी। शिवानी हल्की मुस्कान से बोली, सोचा अकेले क्या करूं तो काम ही कर लिया। रात में दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, सादा खाना, लेकिन साथ में चुपचाप की गर्मी। फिर देर तक बात होती रही, चाय की प्यालियां बार बार भरती रहीं और अतीत की परतें धीरे धीरे खुलती गईं। धीरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमसे एक बात कहूं? शिवानी ने सिर हिलाया। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उसका नाम था कविता। बहुत सीधे स्वभाव की लड़की थी। हम दोनों ने इस घर को अपने सपनों से भरा था। शिवानी ने चुपचाप उसकी आंखों की गहराई को पढ़ा। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और कविता को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। गांव से अस्पताल दूर था, सड़क कीचड़ से भरी थी। हम जैसे तैसे पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा बच गया, कविता नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, बच्चा भी 3 महीने बाद चला गया। उसके बाद मैं किसी से नजदीक नहीं हुआ। शिवानी की आंखें भर आईं। उसने धीरज के कंधे पर हाथ रखा, बिना शब्दों के। जब तुम्हें देखा पहली बार तो ऐसा लगा जैसे कविता फिर से लौट आई हो, थकी, टूटी, लेकिन फिर भी अपने अंदर जीवन लिए हुए। शिवानी की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, समझे जाने की तसल्ली के थे। अगले कुछ दिनों में गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। बिना ब्याह की औरत को घर में रख लिया है, अब समाज की इज्जत बची ही कहां। लोगों की बातें जैसे हवा में जहर घोल रही थीं। फिर पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्गों ने धीरज को बुलाया। तू एक बदनाम औरत को अपने घर में रखे हुए है, ये गांव के नियमों के खिलाफ है, उसे निकाल बाहर कर। सन्नाटा छा गया। धीरज ने सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो बदनाम नहीं है जिसने सब कुछ खोकर भी अपने बच्चे को बचाने का फैसला किया। वो चरित्रहीन नहीं, सबसे मजबूत होती है। किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर समाज का मतलब है इंसाफ, तो मैं इंसाफ से पीछे नहीं हटूंगा। मैं शिवानी को अपनाने का फैसला करता हूं। मैं उससे विवाह करूंगा। गांव चौंक गया। शिवानी दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसके भीतर कुछ कांप उठा, डर, प्रेम और पहली बार सम्मान। रात के करीब 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। छप्पर पर गिरती बूंदों की आवाज जैसे दिल की धड़कनों में समाई हो। अचानक शिवानी की चीख गूंजी। प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। आसमान गरज रहा था। कच्ची सड़क और गांव के हालात ऐसे नहीं थे कि अस्पताल तक पहुंचा जा सके। कोई गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं। लेकिन शिवानी अकेली नहीं थी। उसके पास थी कमला देवी, जो वर्षों पहले गांव की दाई रह चुकी थी, और था धीरज, जो दरवाजे के बाहर बारिश में भी खड़ा, हर चीख पर कांपता और हर दर्द पर उसे हिम्मत देता। शिवानी, तुम मजबूत हो, बस थोड़ी देर और हम सब यहीं हैं। उसकी आवाज फूटती बूंदों में भी गूंज रही थी। कमला देवी ने साड़ी के पल्लू को कसकर बांधा, दीपक की रोशनी में अपने अनुभव और मातृत्व को एक कर दिया। 3 घंटे तक शिवानी ने दर्द सहा। उसकी सांसें टूट रही थीं, मांसपेशियां थक रही थीं, पर उसकी ममता लड़ रही थी। और फिर एक बच्चे की किलकारी ने पूरी रात को रोशनी से भर दिया। एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। छोटे से हाथ, मुट्ठियां बंधी हुई, फेफड़ों में जोर, जैसे वो इस दुनिया में लड़ने नहीं, जीने आया हो। कमला देवी ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और शिवानी की गोद में रखा। शिवानी रो पड़ी, लेकिन अब ये आंसू पीड़ा के नहीं थे। उसने बच्चे को गले से लगाया। उसी पल उसे लगा, इस दुनिया का हर दुख उस छोटे से प्राणी के सामने बौना है। धीरज भीतर आया, कांपते हाथों से बच्चे को गोद में लिया। वो मुस्कुराया, पहली बार किसी अपने को थामते हुए। कमला देवी ने बच्चे को नजर से उतारा और उसका नाम रखा अर्जुन। 3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अब हंसने लगा था, अंगुली पकड़ने लगा था। एक दिन कमला देवी ने शिवानी के पास आकर धीरे से कहा, बेटी एक बात कहूं? धीरज अब फिर से मुस्कुराने लगा है। तू उसके साथ जीवन बिता सकती है अगर चाहे तो। शिवानी झेप गई। उसके गालों पर शर्म का गुलाबी रंग दौड़ गया। उसने सिर झुकाकर धीरे से हाँ कहा। कुछ ही दिनों में गांव में सामाजिक रीति रिवाजों के साथ शिवानी और धीरज का विवाह संपन्न हुआ। मंडप में शिवानी की गोद में अर्जुन था और धीरज की आंखों में एक नया वचन। बिना किसी शोर शराबे के ये शादी जीवन का सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत वादा थी। स्वीकार। 25 साल बाद अर्जुन अब एक जवान हो चुका था। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कॉलेज परिसर में एक बड़ा समारोह रखा गया था। मंच पर गोल्ड मेडल देने के लिए अर्जुन को बुलाया गया। वो माइक के सामने खड़ा हुआ और कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आवाज फूट पड़ी, धीमी लेकिन गूंजदार। मैं चाहता हूं कि ये गोल्ड मेडल मुझे पहनाने का हक सिर्फ एक व्यक्ति को है, मेरे पिता धीरज।
इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उस दिन चुना जब मैंने और मेरी मां ने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी थी। इन्होंने मुझे सिखाया कि पुरुष होना केवल बच्चे पैदा करना नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रेम, अनुशासन और उदाहरण के साथ पालना होता है। इन्होंने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया और आज मैं उनका नाम गर्व से अपने साथ आगे ले जा रहा हूं। मंच के नीचे बैठी शिवानी और धीरज की आंखें भीग चुकी थीं। शिवानी की हथेली में धीरज का हाथ था और उस हाथ में अब सिर्फ साथ नहीं था, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र कहानी थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा परिवार खून से नहीं, अपनाने से बनता है, और जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी किसी एक की करुणा जिंदगी बदल सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसमें कौन सा सीन या पल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, संवेदनशील कहानियां